हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तरुण डिजिटल क्लासेस में। मैं तरुण कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आज इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी के चैप्टर नंबर 3। अब तक हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर तक सारे कॉन्सेप्ट और उसके संबंधित सारे MCQ को ऑलरेडी देख लिया है हम लोगों ने। अब जो है हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब प्रारंभिक विद्युत क्या है वो देखते हैं। शुरुआत जो होती है वो होती है परमाणु से। जैसा कि आप लोग जानते हैं परमाणु क्या है, अणु का एक छोटा सा रूप है। मतलब अणुओं को और विभक्त किया जा सकता है, फिर ये अणु नहीं रहते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। मतलब क्या, अणु को ही खंडित किया जाए तो एक छोटे से रूप होते हैं, उसको मैं परमाणु, उसे हम परमाणु कहते हैं। जो बेसिकली क्या होता है, रासायनिक जो क्रिया होती है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें ये भाग लेते हैं। और यही परमाणु डिसाइड करता है कि किस तरह के रिएक्शन, किस तरह के रासायनिक क्रिया अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है परमाणु के बारे में आप पहले भी सुन रखा है कि सबसे छोटी इकाई है जो अणु से भी छोटा होता है, परमाणु कहलाता है, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। एक प्रोटॉन, जैसे कि आप समझिए प्रोटॉन के बारे में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मानिए एक आपके पास परमाणु है, आइटम है, ठीक है, और उस हर एक आइटम में एक कक्ष होते हैं, ठीक है, ऑर्बिट होते हैं। उस ऑर्बिट पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि उस ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो कहाँ होता है, वो केंद्रक में होता है। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो क्या हो, केंद्रक में अवस्थित होते हैं। और उसके मतलब क्या, परमाणु जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन इसमें 0 चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस में होते हैं, मतलब केंद्रक में होते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह प्रोटॉन को डिफाइन किया गया है। ये वो कण है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा काफ़ी भारी होता है। अगला है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या कहता है, देखिए, यह वे कण है जिसमें चार्ज नहीं होता है और न्यूट्रल होते हैं। इन्हीं के कारण तत्व की तौल भारी होती है, तौला आता है। मतलब क्या, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन क्या है, किसी भी तत्व का भार कितना होगा वो डिसाइड होता है न्यूट्रॉन के द्वारा, जो कि केंद्रक में अवस्थित होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से है हमारे पास इलेक्ट्रॉन देखिए क्या है, जिसे सुन रखा होगा आप लोगों ने। इसमें यह वे कण है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये भार में बहुत हल्के होते हैं, मतलब ये भार में हल्के होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये परमाणु ऑर्बिट के अक्ष में घूमते रहते हैं। अब कुछ बातें हैं जो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि आइटम में इलेक्ट्रॉन सेल मतलब वही ऑर्बिट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सेल मतलब कि कोई यदि मानिए ये आपका आइटम है तो ये जो अक्ष है ना, इसे सेल भी कहते हैं। ठीक है, सेल में व्यवस्थित हुए होते हैं। हर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर अंडाकार रिंग में घूमते हैं। जब यह एक चक्कर काट लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन कुछ आगे होकर फिर से एक चक्कर लगाते हैं और फिर कुछ आगे बढ़कर तीसरा चक्कर लगाते हैं, और इस तरह से क्या होता है, इस प्रकार वे गोलाकार बनाकर चक्कर काटते रहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज घूमते हैं और कुछ एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि क्लॉक के घूमने का डायरेक्शन क्या होता है, तो कोई क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज भी होता है और क्लॉकवाइज भी होता है। मतलब क्या, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में भी इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। तो आगे देखिए इसमें कुछ बातें हैं, अब वो क्या है वो उसको थोड़ा समझना है कि देखिए क्या है यहाँ इलेक्ट्रॉन, उसमें कितने चार्ज होते हैं, उसका क्या भार होता है वो देखते हैं जल्दी में। इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन जैसे ये है, इस पे जो चार्ज होते हैं इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और
प्रोटॉन के चार्ज सेम होते हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻19। मतलब ये चार्ज होते हैं, सिर्फ माइनस और प्लस का ही अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन में -1.602 इंटू 10⁻19 और प्रोटॉन में +1.602 इंटू 10⁻19। सिर्फ प्लस और माइनस का यहाँ पर अंतर है, बाद बाकी दोनों के जो कूलम चार्ज होते हैं वो समान होते हैं। अब करते हैं बात भार के, मतलब क्या, यदि इलेक्ट्रॉन है तो उसका कुछ भार भी होगा, तो उसका भार कितना होता है, यहाँ आप देखिए, यहाँ लिखा है भार क्या है 9.107 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये आपका इलेक्ट्रॉन का भार है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी तरह से आपका प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का भार आप देख सकते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो भार होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन जब चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज समान होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। चार्ज, यहाँ पर चार्ज से संबंध है। चार्ज का मतलब होता है आवेश, वो कितना आवेशित है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन आप सुनते भी होंगे कि न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब होता है जीरो, मतलब किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा। तो न्यूट्रॉन में जीरो चार्ज होते हैं और उनका जो भार होता है कुछ यही होता है 1.6751 इंटू 10⁻⁻27। तो ये था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के चार्ज और उससे संबंधित भार। उसी तरह से अब परमाणु भार को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं कि परमाणु भार क्या होते हैं। बेसिकली न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कुल परमाणु भार बनाते हैं। मैंने आपको पहले बोला कि एक आइटम है तो उसके केंद्रक में क्या होगा, केंद्रक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और ये दोनों का कुल भार जो होता है वही परमाणु भार कहलाता है। मतलब परमाणु भार पूरी तरह से न्यूक्लियस, केंद्रक पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और उसका भार क्या है। तो परमाणु भार को हम बता सकते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार कहलाती वो है। ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर अंडाकार रिंग में घूमते हैं, ये बात सही है, परंतु आसानी से समझने के लिए इनको गोलाकार में दिखाया जाता है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर आप सिर्फ समझ सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है कि ये बेसिकली क्या होता है कि अंडाकार आकृति में ये घूमता है, लेकिन समझने के लिए आसानी पड़े इसलिए हम बेसिकली जब भी दिखाते हैं तो ये दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गोलाकार वृत्त में घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप समझिए, पहले समझिए क्या समझना। हर चक्कर में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसका निम्न से पता लगाया जा सकता है। मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो पहला चीज़ दिया हुआ है, हर चक्कर में इलेक्ट्रॉन 2 × n² के संबंध से जाने जाते हैं। मतलब इसका ये हुआ, यदि n चक्रों की संख्या है तो आप देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इनको इस प्रकार रखा जाता है। पहला चक्कर तो देखिए क्या होगा, पहला चक्कर में 2 × पहला चक्कर होगा तो n = 1 होगा, ठीक है। तो क्या होगा 2 × 1 पे स्क्वायर, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि हम दूसरा चक्कर लेते हैं तो क्या होगा 2 × 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 4 का दुगुना 8 होंगे। यदि तीसरा चक्कर होगा तो n = मैं क्या लूँगा, 3 लूँगा। 3 यहाँ देखिए जैसा कि हम बताया जा रहा है 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 2 से 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भी हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हर चक्कर में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हम इस तरह से पता कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 × n²। तो अब स्टूडेंट देखते हैं कि किस तरह से एल्युमिनियम के परमाणु ढांचे को दिखाया गया है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जैसे कि आप यहाँ देखिए एल्युमिनियम हमारे पास है, एक परमाणु जो एल्युमिनियम है, ठीक है। और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। इसका मतलब 13 उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करेंगे मैं दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहला ऑर्बिट, आप सबसे
अंदर के पहले ऑर्बिट को देखिए, अंदर वाले सबसे पहले ऑर्बिट को देखिए, यहाँ आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है पहले ऑर्बिट में। टोटल 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13 उसमें एक परमाणु में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 सबसे अंदर पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में नियम के अनुसार कितने होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कितने हैं, यहाँ पर देखिए 1, आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, 8 2 10 हो गए, बचे 3, क्योंकि टोटल क्या होता है, टोटल 13 होता है एटॉमिक नंबर। तो 2 पहले वाले में, 8 दूसरे वाले में, और जो बचे हुए 3 हैं वो सबसे लास्ट तीसरे ऑर्बिट में, जो आपको यहाँ दिखेगा कि 1, 2 और 3, इस कुल मिलाकर के 2, 8 और फिर 3, कुल मिला के आपको 13 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे एल्युमिनियम के ऑर्बिट में। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं, सबसे बाहरी ऑर्बिट होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और आपको हम एक बात और बता दूं कि जो भी ऑर्बिट होते हैं वो हमेशा कोशिश ये होता है उनका कि ऑक्टेट पूरा करें, मतलब हर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। यदि 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो या ज़्यादा होता है तो वो रिएक्शन में भाग लेता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आउटर में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इसको कितने चाहिए, और 5 चाहिए, क्योंकि हर एक ऑर्बिट में ना 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले वाले को छोड़ के। पहले वाले में 2 होंगे, और हमेशा किसी भी ऑर्बिट का ये होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कि हम अपने ऑक्टेट को पूरा करें, मतलब हम 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करें। यदि उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर 3 है, 5 इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर करेगा। यदि 8 से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसी दूसरे को, और वहाँ पर बॉन्ड बनाएगा या केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आप देख सकते हैं कॉपर में भी, आप यहाँ देखिए कॉपर में भी सबसे पहले वाले अंदर वाले जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या हो गया, फिर आगे बढ़े तो दूसरे सेकेंड ऑर्बिट में 8 हो गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। ये फॉर्मूला आता है 2 × n²। ठीक है, यदि पहला ऑर्बिट है तो यहाँ मैं 1 लिखूंगा, सेकेंड ऑर्बिट है तो मैं यहाँ n के जगह 2 रखूंगा, थर्ड ऑर्बिट है तो n के जगह मैं 3 रखूंगा, फोर्थ ऑर्बिट है तो n के जगह मैं 4 रखूंगा। और इस तरह से ये पूरा ये आपको बता देगा कि कितना उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जैसे कि कॉपर में आप देखिए, कॉपर में भी है, उसी तरह से आपको इसके अलावा Ag। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं कि कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है वो देखते हैं, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चांदी में देखिए, चांदी सबसे अधिक चालक है, इसमें सबसे अच्छा चालक है, क्योंकि इसके आखिरी चक्कर में 1 इलेक्ट्रॉन है और वह भी 5वें चक्कर में है। मतलब चूंकि 5वें चक्कर में न्यूक्लियस से अधिक दूरी पर है, इसलिए इस पर न्यूक्लियस का प्रभाव कम होगा। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितना दूर होगा, न्यूक्लियस से वो क्या होगा, उसके प्रभाव, उसके आकर्षण बल से वो क्या होगा, उस पर कम लगेगा, क्योंकि वो दूर में है और वहाँ से आसानी से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं और वो रिएक्शन कर लेते हैं। और इसलिए बोला जाता है कि चांदी जो है क्या है, कॉपर और एल्युमिनियम की तुलना में एक अच्छा चालक है, क्योंकि एल्युमिनियम के आखिरी चक्कर में 3 और कॉपर में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस के थोड़ा पास होता है। इसलिए भी क्या होता है कि प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पर दूरी होने के कारण जो चांदी है वो क्या होता है, न्यूक्लियस से दूर होने के कारण उसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आसानी से रिएक्शन में पार्ट ले लेते हैं और इसके कारण वो एक अच्छा चालक कहलाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है ख में, वो है
एटम में एक समय पर एक इलेक्ट्रॉन ही स्वतंत्र हो सकता है, जैसे एल्युमिनियम एटम के अध्ययन के समय समझ लिया है, जिसके आखिरी चक्कर में 3 इलेक्ट्रॉन होने पर भी स्वतंत्र भ्रमण एक ही कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गो पॉइंट, देखिए हर मैटर में विद्युत होती है क्योंकि इसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके क्या आवेश हैं, क्या भार है, वो भी मैंने बता रखा है। हर मैटर एक दूसरे से अलग है क्योंकि इसके परमाणु संख्या अलग है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है कि जितने भी मैटर है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि सब जितने भी मैटर है सबके एटॉमिक नंबर जो परमाणु संख्या होते हैं वो अलग अलग होते हैं। साधारण अवस्था में बॉडी में विद्युत प्रवाह न्यूट्रल होता है और उसमें जो विद्युत का प्रवाह होगा वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होने का कारण क्या है कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन, जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वहाँ उसके अंदर, बॉडी के अंदर, किसी भी परमाणु के बॉडी के अंदर किसी भी तरह का विद्युत का प्रभाव नहीं होता है। ओवरऑल वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब विद्युत धारा आप जान चुके हैं, जानते भी हैं कि विद्युत धारा क्या है, तो देखते हैं क्या है। किसी पदार्थ या तत्व में आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। मतलब क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, एक इकाई समय में जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसे कहते हैं हम लोग धारा कहते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ भी है, देखिए द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस अ सब्सटेबल, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि विद्युत धारा क्या है तो आपको बताना है इकाई समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा जो दूरी तय की जाती है वो एक तरह का क्या है, विद्युत धारा है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, ऐसा एक माना गया चीज़ है कि विद्युत धारा का जो दिशा होता है वो क्या होता है, विद्युत धारा के बहने की दिशा प्लस से माइनस, मतलब धन से ऋण की ओर होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाली वस्तु ऋणावेशित तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी वाली वस्तु धनावेशित कहलाती है। इलेक्ट्रॉन्स के बहने की दिशा सदैव ऋण नेगेटिव से धन पॉजिटिव की ओर होती है, अतः विद्युत धारा के बहने की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होती है। मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा विद्युत धारा उसके अपोजिट में बहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और विद्युत धारा के मात्रक क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। मात्रक उसका होता है क्या, एम्पेयर होता है, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। अब 1 एम्पेयर बराबर होता क्या है वो देखते हैं। 1 एम्पेयर क्या है, 1 एम्पेयर बेसिकली यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश, मतलब क्या 6.28 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में प्रभावित हो तो उसमें बहने वाले करंट एम्पेयर कहलाते हैं। करंट की चाल प्रकाश की चाल के बराबर भी होता है। मतलब क्या, 1 एम्पेयर को यदि डिफाइन करने बोला जाए तो आपको बोलना है क्या, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश जो प्रभावित होता है किसी भी चालक में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में, ठीक है, यदि प्रभावित होता है तो उसमें बहने वाली करंट 1 एम्पेयर कहलाती है। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म है, आपको इसे ध्यान रखना है।